हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी एमसीक्यू की सीरीज के अंदर, जिसका नाम है द हिंदू एंड पीआईबी। तो द हिंदी और पीआईबी के करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। देखिए, बीच में मुझे ऐसा लगा कि इस पे लोग बाग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो मुझे इसे बंद करना पड़ गया। बट मैंने पोल किया तो वहाँ पे पता चला कि काफ़ी लोग हैं जिनको इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो मुझे लगा कि इसे स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जनरली अगर आप दोनों तरफ से अगर चीज़ें बनती हैं, तभी वो कोई भी चीज़ जो है रन हो पाती है। अगर आप अपना 100% देंगे तो ये मैं गारंटी करता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और चीज़ों को देखेंगे। अगर मुझे लग रहा है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसको ये वेस्ट जा रहा है, कोई इसका फ़ायदा नहीं निकल रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तो फिर वो मेहनत करने का क्या फ़ायदा। और अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं और भी नई सीरीज इस तरीके से जरूर लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, मैं एक चीज़ छोटा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ आज यहाँ पे, कि जो सेंस होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, वो डेवलप हो जाएगा जब रोज आप 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, एकदम से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में कई लोगों को प्रॉब्लम जाती है, जिन लोगों ने पहले नहीं सॉल्व किया है या जिन्होंने पहले सॉल्व भी किया है। तो एक तो डेली करंट अफेयर्स आपका कवर हो रहा है, साथ में आपका एक सेंस डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। जब जैसे अगर मैं ज्योग्राफिकल क्वेश्चन डिस्कस करता रहता हूँ रोज, हर सेशन में जो है ज्योग्राफिकल क्वेश्चन डिस्कस होता है कि कौन सी कंट्री कहाँ है। अब जनरली जो है स्टूडेंट्स ये इस ऐसे क्वेश्चन में ट्रैप हो जाते हैं, प्रॉब्लम फंस जाते हैं और गलती करके आ जाते हैं। तो जब हम रोज देखेंगे कि यार बाल्कन कंट्रीज कौन सी है, इस कंट्रीज के आसपास कौन सी, ये कंट्रीज के इस साइड कौन सा सी है, कौन सा इस तरीके से वाटर बॉडीज है, तो आपको याद हो जाएगा। एट द एंड देखने को मिलेगा कि 1 से 2 महीने अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, पता नहीं कब प्रीलिम्स की डेट आती है, मे बी पॉसिबल अगस्त में आ जाए या सितंबर में आ जाए, तो कभी भी डेट आ सकती है, कभी भी डेट बताई जा सकती है। तो आपको डेट के लिए नहीं रुकना है। आप पर डे थोड़ी थोड़ी चीजें देखिए, थोड़ा खाते रहिए। ये एक तरीके से खाना है जो कहते हैं ना, एकदम से अगर आप चीज़ों को खा लेंगे तो वो आपके बॉडी में नहीं लगेगा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो वो लगेगा। तो सेम चीज़ें एक तरीके से पढ़ाई भी होती है, आपको धीरे धीरे स्लोली चीज़ों को करते रहना है, कंटिन्यूसली करते रहना है, तो आपके जो है बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल तक रहेगी। चलिए, डिस्कशन बहुत हो गया, हम आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। विद द रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड। तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। पहला एजुकेशन, सेकंड लेबर, थर्ड क्या है रिलीफ फॉर द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल, फोर्थ नंबर का मार्केट है एंड मार्केट एंड फेयर्स, एंड फिफ्थ नंबर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा है जो कि इंक्लूड कर लिया गया है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो ये आपको बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। ऑप्शन ए 1 2 4, ऑप्शन बी 2 3 4 5, ऑप्शन सी 1 2 5, ऑप्शन डी 1 2 3 एंड 4 5। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं। 7th शेड्यूल के अंदर ये चीज़ मेंशन है। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। एक है सेंटर जिस पे लॉ बनाता है, जिसे हम सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, और एक स्टेट जिस पे बनाता है जो स्टेट लिस्ट होती है, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट जिसके अंदर कंकरेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकती है। अगर कहीं पे दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो वहाँ पे सेंटर का लॉ हमेशा प्रिवेल होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। तो आंसर इज सी, दैट मीन 1 2 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर, जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड हुआ है। अब 1 3 5 हम देख लेते हैं। पहला कौन सा है, एजुकेशन। आप लोग जानते हैं, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे एजुकेशन आप देख लीजिए, सीबीएसई स्कूल्स भी होती हैं जो सेंट्रल से डायरेक्ट कंट्रोल होती हैं, और आपकी बोर्ड्स वाली स्कूल भी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, गुजरात बोर्ड हो गया, तमिलनाडु बोर्ड हो गया, तो अलग अलग इस तरीके से। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके बाद कौन सा था हमारा, 1 2 एंड 5 था, सी ऑप्शन था। तो 1 2 2 भी आ जाता है, लेबर भी इसके अंदर आ जाता है। तो लेबर लॉ वगैरह जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो लेबर लॉ हर स्टेट के अंदर अलग अलग उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं। तो यहाँ से ये न्यूज़ में आ गया है। तो इस तरीके से आप लेबर को भी मेंशन कर सकते हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों के अंदर आ जाता है, जहाँ पे सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। और फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी आप एक तरीके से देखिए, इसको आपको रटना नहीं है, आपको चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को लिंक करना। इलेक्ट्रिसिटी
सोचिए कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कम है और कहीं पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, और सेंटर कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रूल्स बना देता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी माफ़ कर दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही सारी चीज़ें, जैसे दिल्ली का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिल्ली के अंदर कहाँ पे उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की योजना है वो थोड़ा कम है, ये सारी चीज़ें, तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉन्करेंसली बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ये बोरो किया गया था, ये आपको याद रखना है। देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ मेक द लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट, हमने डिस्कस किया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो ये सब्जेक्ट है एजुकेशन, इनको जो है 5 सब्जेक्ट थे जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर मूव कर दिया गया था। जो एजुकेशन याद रखिएगा, पहले सेंटर के पास होता था, फिर यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट के अंदर मूव किया गया है, सॉरी मतलब स्टेट के पास होता था, फिर सेंटर के अंदर मूव किया गया कंकरेंट लिस्ट के अंदर। देन फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एलिमेंट एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये जो भी सारी चीजें होती हैं ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आ गई हैं। 4th नंबर पे लेबर इलेक्ट्रिसिटी फॉल इन द कंकरेंट लिस्ट, लेबर और इलेक्ट्रिसिटी भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। मार्केट एंड फेयर्स रिलीफ फॉर द डिसेबल अनएम्प्लॉयमेंट फॉल इन द स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। क्लियर हो गया। देखिए हमने डिटेल में देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को हर एक एक्सपेक्ट से 360 डिग्री से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपकी न सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व हो बल्कि आपको एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी मिल सके जो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रख सके। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। देखिए कोरोना वायरस चल रहा है और वायरस, ड्रग्स, ये इसकी न्यूज काफी आ रहा है, मतलब साइंस टेक पोर्शन से मे बी पॉसिबल कि इस बार काफी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही यहाँ पे तैयार रखनी। यहाँ पे ड्रग्स और वैक्सीन के नाम दिए गए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ दिया गया है उससे कौन सा चीज ट्रीटमेंट होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस तरीके से क्वेश्चन पहले नहीं आए हैं या पहले भी पूछे जा चुके हैं तो इस बार पूछे जाएंगे या नहीं, आपको याद कर लेना। इस तरीके की चीज तो रट लेनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि आगे पूछा जा सकता है। देखिए ये 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं इतना जिक्र हुआ, इतना न्यूज़पेपर के अंदर, पीआईबी के अंदर पूछा गया है, न्यूज़ में रहा है, ये पूछा जा सकता है। हाइड्रोक्सिली क्लोरोक्विन क्या है, मलेरिया के लिए क्या यूज होता है। अब आप जानते ही हैं कि ये किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके कोरोना वायरस के लिए यूज किया जा रहा था, इसको किसी ड्रग्स के साथ मिला के, और क्यों यूज किया जा रहा था उसका रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। डोलटेरागर्बी HIV एड्स वगैरह के लिए क्या यूज होता है। अल्बेंडाजोल जो है क्या फिलेरेसिस के लिए यूज होता है। या फिर आप आगे जाएंगे यहाँ पे कोलिस्टीन न्यूमोनिया, कोलिस्टीन जो है न्यूमोनिया के लिए यूज होता है क्या, ये आपसे पूछा जाए तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 3 4, ऑप्शन सी 1 2 4 एंड ऑप्शन डी 1 2 3 एंड 4। तो आपको पॉज कर लेना है, फटाफट इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, देन आगे मूव करना है। तो पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इज डी, मतलब 1 2 3 एंड 4 सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं। तो जरूर से आप इसको याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकमेंडेड द यूज ऑफ HIV ड्रग डोल्टिग्रेविर, DTG के नाम से जाना जाता है, ड्रग डोल्टिग्रेविर एज द प्रेफर्ड first line and second line treatment for the population including pregnant women and those children child bearing potential। तो उनको ये चीज़ दिया जाता है DTG, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, वो HIV के लिए यूज होता है। ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरिसिस, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसके ऊपर प्रीवियसली क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिकमेंड्स ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरिसिस, रिकमेंड्स मास ट्रीटमेंट अल्बेंडाजोल को एडमिनिस्टर में बता माइक्रोफेबियस, यहाँ पे एंटीफायरस, ये DEC के नाम से आपको याद रखना है, ये ड्रग्स है, तो ये इसके लिए लिम्फेटिक फेरेसिस के लिए यूज होता है। कोलिस्टीन जो है पॉलीमैक्सिन E है, ये एक तरीके के एंटीबॉडी यूज फॉर द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन टू न्यूमोनिया के लिए जो नेगेटिव रहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉर्थ कोरिया इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। देखिए
हमने बात किया था कि हम हमेशा एक ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके से लेके आते हैं कि आपका कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बस आपको रिलीजियसली आपको ये फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप फॉलो करेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि अगर जो स्टूडेंट इसको रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, एक एक करंट अफेयर्स को, एक एक अच्छी चीज को आप नोट डाउन कर रहे हैं, अगर आप अपने एक अलग से कॉपी बना लीजिए जहां पे आप इस तरीके की एमसीक्यू को नोट डाउन कर सकें, तो आपको ये सारी चीजें और तुरंत याद करना है। अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं उसको कल के लिए छोड़ना है। अगर आज आपने पढ़ लिया तो आज को ये जो 10 एमसीक्यू हुआ, कम से कम ये 10 एमसीक्यू आपके आज ही तैयार हो जाने चाहिए, कल के लिए इसको नहीं छोड़ना है। तो ये याद रखना है। पहला ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा, येलो सी एंड सी ऑफ जापान। सेकंड ऑप्शन कोरियन बे एंड सी ऑफ जापान। ऑप्शन सी कोरियन बे एंड येलो सी। ऑप्शन डी येलो सी एंड ईस्ट चाइना सी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। सबसे पहले पॉज कीजिए, बताइए, आपका ही इसमें फायदा है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए। जब आप पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो चीजें आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार आप करके देखिए, आपको असर दिखेगा इसका। आंसर देखते हैं, आंसर इज बी एंड द बी इज कोरियन बी एंड सी ऑफ जापान के बीच में आता है। तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्थ कोरिया हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, कोरियन बे हो गया और ये हो गया सी ऑफ जापान। तो यहाँ पे ये साउथ कोरिया, ये बाउंड्री आप जानते हैं, ये नीचे साउथ कोरिया है, ऊपर नॉर्थ कोरिया। तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो इस तरीके से याद रखना, नॉर्थ बाय साउथ, ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरियन बे है, दोनों कोरिया इसलिए कोरियन बे, इधर सी ऑफ जापान क्योंकि इधर क्या है, जापान है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे, प्रीवियसली कई बार पूछे गए हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC इज चेयर बाय द यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल को किसके द्वारा चेयर किया जाता है, इसके जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं? क्या उसके चेयरमैन यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं? याद रखिएगा, मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। याद रखिएगा, इसमें से बताना है नॉट करेक्ट। ये कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग करेक्ट, हम लोग सोचते हैं करेक्ट है हर एक चीज क्वेश्चन में, लेकिन ये घुमा के दे दिया जाता है यहाँ पे नॉट करेक्ट। तो आपको यहाँ पे समझना है कौन सा गलत है यहाँ पे। द आइडिया टू क्रिएट द FSDC वाज फर्स्ट mooted by the रघुराम राजन कमेटी इन 2008। तो FSDC जो आया, इसके लिए जो आइडिया दिया गया था वो रघुराम राजन कमेटी के द्वारा दिया गया था 2008 में। ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो आपको गलत स्टेटमेंट बताना कौन सा गलत है। ऑप्शन ए is 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2 और option D neither 1 and not 2। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट गलत है आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। तो पार्टिसिपेट करिए, फटाफट एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसमें क्या करिए 1 to 10 यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 के आगे कौन सा सही है वो लिख लीजिए, सेकंड के आगे क्या ये सही है, फिर अपना देखते जाइए वहाँ पे कि आपने सही किया या गलत किया और एट द एंड आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो इसमें से आंसर देखते हैं। ऑप्शन इज ए, दैट में 1 ओनली इज द करेक्ट, सॉरी गलत है और सेकंड वन इज सही है। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एक्सप्लेनेशन में चलते हैं हम। इज एन एपेक्स लेवल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द आइडिया टू क्रिएट अ सच सुपर रेगुलेटरी बॉडी वाज फर्स्ट mooted बाय द रघुराम राजन कमेटी इन 2008। याद रखिएगा, कमेटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस आंसर राइटिंग में आप मेंशन कर सकते हैं। रघुराम राजन कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी पूछा गया FSDC को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल को बनाने के लिए किसके द्वारा सजेशन दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए रघुराम राजन कमेटी के द्वारा 2008 में दिया गया था। क्लियर। आगे चलते, द काउंसिल इज चेयर बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसीलिए मैंने वहां पे बोला था फाइनेंस सेक्रेटरी, ध्यान से आपको समझना है। आपको देखिए, आपने पढ़ा होगा कहीं पे भी फाइनेंस मिनिस्टर किया जाता है, आप फ्लो में क्या पढ़ जाएंगे, उसको फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ जाएंगे। या भी मे बी पॉसिबल आप सेक्रेटरी में इतना ध्यान ना दें, आपको लगे फाइनेंस मिनिस्टर है और आप उससे सही करके आ जाएं और ऑप्शन आपका गलत है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रखेगा, फाइनेंस ही है, हेड है यहाँ पे, इसलिए ये आ जाते हैं। एंड इट्स मेंबर आर गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये इन सब के मेंबर हैं। और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चेयरमैन
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस और बहुत सारे इसके मेंबर्स रहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द चार धाम इज सेड टू बी फोर पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया, इट कॉम्प्रोमाइजेस। अब देखिए चार धाम के आपको नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से आपके चार धाम हैं। तो जनरली ये तो लोगों को पता ही होगा, आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर सुना होगा, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है ए बद्रीनाथ, बी ऋषिकेश, 3 जो है 1 बद्रीनाथ, 2 ऋषिकेश, 3rd नंबर पे केदारनाथ, 4 नंबर पे गंगोत्री, 5th नंबर पे यमुनोत्री एंड द 6th नंबर पे जोशी मठ। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 5, ऑप्शन सी 1 3 4 6 एंड ऑप्शन डी 1 3 4 5। तो आंसर इज डी, दैट मीन 1 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर, 1 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे बद्रीनाथ पहले नंबर पे, 3rd नंबर पे केदारनाथ और 1 3 4 5 गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमारे पीआईबी और करंट अफेयर्स के सेशन में, द हिंदू एनालिसिस में आपको बताया था कि 2 में नाथ आता है, तो आपको याद रखना है नाथ और नाथ, क्योंकि इसको एक टनल बनाई जा रही है, इससे कनेक्ट किया जा रहा है और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी मैंने। जिन्होंने भी पीआईबी देखा हुआ है तो उनको जरूर मालूम होगा कि हमने कितनी अच्छी तरीके से वहाँ पर डिस्कस किया था। तो बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ 2 नाथ हो गए, 2 3 हो गई, यहाँ पे गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगा और एक यमुना। इस तरीके से आपको याद रखना है। चार धाम जो टनल था 440 मीटर का, पीआईबी के अंदर डिस्कस किया हुआ है, बीआरओ के द्वारा बनाया जा रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नेशनल हाईवे ऑफ उत्तराखंड वगैरह ये आपको पता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गंगोत्री, ये यमुनोत्री, ये केदारनाथ और ये बद्रीनाथ। तो मैंने बताया था कौन सा किस, यहाँ तक कि मैंने ये चीज़ बताया था कहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, कितने कौन सा स्टेट हाईवे है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस की थी। तो आपको जरूर से सेशन को देखना है। पीआईबी आप फटाफट फॉलो करिए, उसको देखिए 5-7 मिनट का रहता है, बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है प्रीलिम पर्सपेक्टिव से वो मैं डिस्कस करता हूँ वहाँ पे, तो उसको जरूर से आपको देखना है। साथ में एनालिसिस जरूर देखना है कि हैंड रिटन नोट्स आपको किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू बग बाउंटी प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए बग बाउंटी प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। दिस प्रोग्राम ओनली ओपन्स टू इंडियंस, द प्रोग्राम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय CERT इन टीम। तो कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। पहले तो ये किस चीज़ से रिलेटेड ये आपको पता होना चाहिए, बग बंटी प्रोग्राम। देखिए सिंपली जो है, अभी आप लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप का नाम सुना होगा। अभी इस ऐप के लिए ओपन सोर्स कोड जो है जारी किया गया था, जिसके तहत जो है आप कोई भी चेंजेस बता सकते थे, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते थे। तो जो भी इसके अंदर चेंजेस करेगा उसके लिए यहाँ पे एक तरीके से प्राइज मनी रखा गया था। तो वही जो प्रोग्राम है वही बग बंटी प्रोग्राम है। आई थॉट कि आप लोगों ने आंसर दे दिए होंगे अपने। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड द डी नाइदर 1 nor 2। तो यहाँ पे हम आंसर चलते हैं ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। यहाँ पे सिर्फ ये इंडियंस के लिए ओपन नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था, ये चीज बताया था द हिंदू एनालिसिस के अंदर कि ये जो प्रोग्राम है दोनों के लिए है, इंडियन प्लस फॉरेनर्स के लिए। साथ में जो प्राइज मनी मिलेगी वो सिर्फ इंडियंस को मिलेगी। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ जो प्राइज मनी होगी ये जो है सिर्फ इंडियंस को मिलेगी। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, that will be hosted by my government team and my gov जो GOV है, एक तरीके की वेबसाइट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इनिशिएटिव्स वगैरह आती रहती है। तो आप जरूर से इसको फॉलो करिए। माय गवर्नमेंट की वेबसाइट क्यूजेस वगैरह होते रहते हैं, तो उसको आप फॉलो करिए। एक चीज़ें सजेशन भी आता है, तो आप अपना सजेशन फीडबैक सारी चीज़ें वहाँ पे दे सकते हैं। जरूर से इस वेबसाइट में जाके विजिट करना है। आरोग्य सेतु के लिए था ये, तो इंडियन फॉरेनर्स के लिए जरूर सारी चीज़ें ओपन थी, यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक सेटअप इन। इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक, ई वेस्ट से समझ में आ रहा होगा किस चीज की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो ई वेस्ट क्लिनिक कहां पे सेटअप किया जा रहा है यह आपको बताना है। द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट यूज पेटेंट टेक्नोलॉजी कॉल्ड पॉलीकरेक्ट। विच ऑफ द गवर्न स्टेटमेंट इज द करेक्ट। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। The answer is B। आपको पता होना चाहिए B, that means 2 only। तो the BMC, that means Bhopal Municipal Corporation, BMC and the Central Pollution Control Board CPCB had jointly had set up a country first e-clinic यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। दैट विल एनेबल सेग्रीगेशन
प्रोसेसिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बोथ हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट। तो जो भी आपके पास ई वेस्ट है, जैसे कि सपोज आपका कंप्यूटर की कोई रैम खराब हो गई या मदरबोर्ड खराब हो गया या आपका मोबाइल जो खराब हो गया, जो इस तरीके से ई वेस्ट निकल के आता है, उन सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग होगी, फिर से सारी चीज़ें उसके जो मटेरियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2006 के तहत वहाँ पे सेग्रीगेशन वगैरह सारी चीज़ की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ये कंट्री का फर्स्ट गवर्नमेंट ऑन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वाज रिसेंटली कमीशन किया था मंचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप इन उड़ीसा के अंदर। ये आपको याद होना चाहिए। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरफ यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या है कि जो चीज़ करंट में रहती है आपको इसकी कम से कम ईयर वाइज या डेट वाइज चीज़ों को याद होनी चाहिए। हिस्टोरिकल पॉइंट, हिस्ट्री को आपको डेट वाइज ही याद रखना है। हिस्ट्री मीन्स क्या है, आपको डेट पता होना चाहिए कि सब कुछ, ये आंदोलन कब हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ, तो एक माइंड मैप तैयार होना चाहिए। जब मैं आपको हिस्ट्री का लेक्चर लूंगा, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ हिस्ट्री के एनसीईआरटी और ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, तो उसके लिए हमारा एक चल रहा है सीरीज, हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही आता है तो हम जरूर से उसको लेके आएंगे। तो आपको बताना आसाम अकॉर्ड, शिलोंग अकॉर्ड, नागालैंड पीस अकॉर्ड, बोडो पीस अकॉर्ड। तो ये कब कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर और फिर हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आंसर आपका है बी, दैट मीन्स 2 1 3 4। 2 पहले शिलोंग अकॉर्ड हुआ, फिर 1 आसाम अकॉर्ड। यहाँ पे हम ईयर वाइज भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए आसाम अकॉर्ड्स अगर मैं बात करता हूँ तो कब हुआ था, 1985 में। शिलोंग अकॉर्ड 1975 में, इससे पहले तो 2 पहले आ जाएगा। फिर 3 नंबर पे यहाँ पे याद देखिएगा नागालैंड पीस अकॉर्ड जो 2015 की हुआ है। बोडो पीस अकॉर्ड और ब्रू रियांग एग्रीमेंट, ये दो जो चीज़ हैं अभी 2020 के अंदर हुई हैं। तो ये आपको तो पता होना चाहिए, काफ़ी करंट अफेयर्स में काफ़ी चला है, काफ़ी टाइम से रहा है, तो ये चीज़ तो पता होना चाहिए। तो 4 नंबर पे बोडो पीस अकॉर्ड तो आपको पता ही होना चाहिए। आसाम अकॉर्ड सबसे पहले हुआ था 1985 के अंदर, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग साउथ एशियन रिवर इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। ये साउथ एशियन रिवर है, किस डायरेक्शन की ओर, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक के डायरेक्शन में है। तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट कौन सा है आपको बताना है। पहला गंगा, इरावदी रिवर, मैकॉन रिवर, सल्वीन रिवर और यांगजी रिवर। तो आपको फटाफट इसको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। चाहे तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले में गंगा है, फिर इरावदी रिवर है, मैकॉन रिवर है, सल्वीन रिवर है, यांगजी रिवर है। देखिए मैकॉन से आपको आई थिंक ये चीज़ें अगर आपको रिकॉल कर पा रहे होंगे मैकॉन गंगा कॉर्पोरेशन को, तो आप चीज़ों को इस तरीके से लिंक करके भी सोच सकते हैं कि वो मैकॉन किस जगह की रिवर है, किस जगह पे रिवर है। देखिए इंडिया की तो है नहीं, गंगा इंडिया की है लेकिन मैकॉन इंडिया की नहीं है। तो आप वो कंट्री का नाम अगर आपको याद आ रहा होगा तो जरूर से आप लिंक कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। आंसर इज बी, दैट मीन 1 2 4 3 एंड 5 वेस्ट टू ईस्ट करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फटाफट ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे मेजर सोर्स इन तिब्बत जो है, मेजर सोर्स जो है तिब्बत से, ये हमारी यहाँ पे गंगा रिवर हो गई है, सतलुज इंडस हो गई है, और यारलुंग टीसैंगपो रिवर तो ये हो गई है। एरावदी रिवर देखिए बुर्मा म्यांमार से निकलती है, और यांगजी रिवर यहाँ पे निकलती है बिल्कुल चाइना से, वियतनाम से होते हुए। मैकॉन गंगा जो मैं बात कर रहा था लाओस, वियतनाम, थाईलैंड की रिवर है, लाओस की रिवर थी। तो हमने बताया था ना मैकॉन गंगा कॉर्पोरेशन, तो वहीं यही सारी चीज़ें हैं। जब मैकॉन की और गंगा की रिवर को एक तरीके से गंगा कॉर्पोरेशन के नाम पे ये चीज़ रखा गया है। तो बताना है मैकॉन गंगा कॉर्पोरेशन क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये चीज़ है क्या, मैकॉन गंगा कॉर्पोरेशन क्या है। तो ये आपको बताना है, आपके लिए है। तो ये यहाँ पे येलो देख सकते हैं रिवर हो गई, ये यांगजी रिवर हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट, तो इस तरीके से वेस्ट ईस्ट जमाना था। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कौन सा किसके बाद आता है।
तो ये ब्रह्मपुत्र हो गई। कल को अगर इस तरीके से रिवर है तो एक मैप आपके माइंड में छापा होना चाहिए। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक बार मैप को बहुत अच्छी तरीके से देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। गंगा देखिए, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो सबसे पहले गंगा आएगा। इसके बाद कौन सी रिवर, यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र वगैरह है। अगर ब्रह्मपुत्र मेंशन थी तो उसको आप मेंशन करिए। फिर इरावदी रिवर आ जाती है, बुरमा से निकलती है। मैकोंग यहाँ पे थाईलैंड से निकलती है, लाओस थाईलैंड से। फिर यहाँ पे यांगसी रिवर देखिए ऊपर साइड आ जाती है, बिल्कुल साइड में, तो उसको देख सकते हैं। फिर येलो ऊपर चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं फिर से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल इनकम लेवल दैट कैन बी सिक्योर्ड विदाउट डिक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ नेचुरल एसेट्स? Which one of the following is a measure to sustainable income level that can be secured without decreasing the stock of natural assets? तो जिस नेचुरल एसेट्स के स्टॉक को बिना गिराए किस सस्टेनेबल इनकम हमारी कौन सी हो सकती है जिसे सिक्योर किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, एक बार फटाफट देख लीजिए। नेचुरल कैपिटल स्टॉक, सेकंड नंबर पे इन्वायरमेंट वैल्यू, ग्रीन अकाउंटिंग, सोशल डिस्काउंट रेट। कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में फटाफट वीडियो को पॉज करके आप दीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है आप हमारा सी, दैट मीन्स इन ग्रीन अकाउंटिंग आपका सही आंसर है। बेटर मैक्रो इकोनॉमिक एंड द सोसाइटल इंडिकेटर्स आर नीडेड टू रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज टू ह्यूमन वेलबींग। ह्यूमन की वेलबींग के लिए सारी हमारे इकोसिस्टम को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसका इक्वली कंट्रीब्यूशन है। इसलिए एंड वन अप्रोच दैट गेनिंग मोमेंट अक्रॉस द ग्लोब इज ग्रीन अकाउंटिंग। तो आप ग्रीनरी के प्रति कितना अकाउंटेबल हैं ये चीज़ दिखाता है। नेशनल अकाउंट दैट आर एडजस्टेड टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ नेचुरल गुड्स एंड यहाँ पे सर्विसेज। तो जिस तरीके से हम जीडीपी को देखते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं कि आप इंडस्ट्री लग रही है, आप कितना वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे अब ग्रीन चीज़ों को भी अकाउंट किया जाएगा कि आपके यहाँ कितनी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए, कितनी ग्रीनरी है। आप क्या उस पर ध्यान दे रहे हैं कि बस आप चीज़ों को इस तरीके से बस उसका यूज किए जा रहे हैं अनसस्टेनेबल वे में। तो ये सारी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी की ओर दिखाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंशन आंसर राइटिंग में भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग अलाउ द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम फॉर नेशन बाय टेकिंग अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक डैमेज एंड डेप्लेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन अ कंट्री। अगर कोई इस तरीके से काम करता है कि चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाता है, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर काउंट होंगी और वो नेगेटिविटी के अंदर शो करेंगी। इट इज़ अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल इनकम लेवल कैन बी सिक्योर्ड विदाउट डिक्रीजिंग द स्टॉक एंड नेचुरल एसेट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। कैसा रहा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और जो भी चीज़ें हमने बताई, आप देखिए जितना ज़्यादा आप हमारी सहायता करेंगे, हम आपकी सहायता उतना कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सेशन को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। कि देखिए आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन लगता है, हमें भी लगता है कि यार हाँ बच्चे देख रहे हैं, काफ़ी पढ़ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हमें भी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। वरना देखिए ऐसा होगा कि एक तरफ से अगर चलती रहेगी तो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। अगर मैं सिर्फ बनाता रहूँगा, आप लोग नहीं देखेंगे, इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, लोगों तक शेयर नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये थोड़े दिन तक ही चल पाएगा। तो एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ, तो आप चाहें तो इसे कंटिन्यू करवा सकते हैं और मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा। बहुत 101% यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाऊंगा। बशर्ते आपको भी कंटिन्यूसली इसको एफर्ट्स लगाना है, इसको देखना है और मैं देखूंगा और मैं ये सारी चीज़ें टैली भी करूंगा, कितने लोग इसे देख रहे हैं, कितना ज़्यादा इसमें पर्टिकुलर लोग फुल देख रहे हैं या कम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं टैली करता रहता हूँ। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देख रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मारिए और फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्यों आपने डिसलाइक मारा है, जिससे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्रूव कर सकें। तो ये आपको बताना है। और लेक्चर को अगर पसंद आया तो दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल के अंदर हर एक जगह इसको फैलाइए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और मैक्सिमम बेनिफिट आप भी इसका उठाने का कोशिश करिए। हमारी सारी सीरीज़ को देखते रहिए और फॉलो करते रहिए, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले एग्जाम की ओर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।